हेलो विद्यार्थियों, मैं ललित वर्मा एलवी क्लासेज में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी को 2020 का जो है तीसरा सेट यहां पर चालू करवाऊंगा। तो इसमें ध्यान दीजिए, यहां पर जो पहला खंड दिया गया है इसमें सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन दिए गए होते हैं। तो इसमें ध्यान दीजिए, जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का मात्रक है। आपको इसमें जो है विद्युत विभव का मात्रक बताना है। तो इसके लिए ध्यान दीजिए, अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, अगर नहीं याद है तो आपको इसका सूत्र पता होना चाहिए। विद्युत विभव, इसके लिए ध्यान दीजिए, इसका सूत्र होता है V बराबर W/Q0। ये सूत्र होता है। W यहाँ पर कार्य या फिर ऊर्जा बोल सकते हैं, Q0 यहाँ पर आवेश होता है। तो इसका मात्रक ज्ञात करने के लिए, यानी कि विभव का मात्रक अगर आपको ज्ञात करना है तो इसके मात्रक के लिए आपको कार्य यानी कि W का मात्रक पता होना चाहिए। तो कार्य का मात्रक होता है जूल, याद रखिएगा, इसका मात्रक होता है जूल। इसके अलावा बट्टे में दिया गया है आवेश, आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो इसका मतलब यहां पर आप इसे लिख सकते हैं जूल, बट्टे वाली संख्या के लिए प्रति यूज करेंगे, और कूलाम यानी कि क्या आएगा, जूल प्रति कूलाम। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, इसका जो पहला विकल्प दिया गया है जूल प्रति कूलाम, ये यहां पर जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसी का क्वेश्चन नंबर खा, इसमें यहां पर दिया गया है कि यदि एक कार्बन प्रतिरोधक का प्रतिरोध, यहां पर ध्यान दीजिए, इसमें आपको प्रतिरोध दिया गया है, यहां पर आप लिखेंगे प्रतिरोध, और इसका मान आपको दिया गया है 45 गुणे 10⁻6 प्लस माइनस 10%, इतना दिया गया है, ओम है। तो इसके बाईं से दाईं ओर के वर्णक्रम होंगे, यहां पर जो है आपको बाईं से दाईं ओर के वर्णक्रम इनमें से कौन से होंगे ये आपको बताना है। तो इसके लिए आप एक टेबल, ध्यान दीजिए, आपको स्क्रीन पर एक टेबल दिखाई दे रही है, यानी कि इसके वर्णक्रम लिखने के लिए आपको ये टेबल जो है तैयार करना होगा। यहां पर जो पहले के 2 अंक होते हैं ये पहली और दूसरी पट्टी के लिए होते हैं, ये जो होता है ये तीसरी पट्टी के लिए होता है, और ये यहाँ पर चौथी पट्टी के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। तो पहली और द्वितीय पट्टी के लिए आप टेबल में ध्यान दीजिए, जो 4 दिया गया है, ये 4 हम लोग यूज करते हैं पीले के लिए। 4 अंक किसके लिए यूज किया जाता है, पीले कलर के लिए। 5 यहां पर किसके लिए यूज किया जाता है, याद रखिएगा, 5 यूज किया जाता है हरे कलर के लिए, तो पीला, और 5 यहां पर हो जाएगा हरा। तो ये जो है प्रथम और द्वितीय पट्टी के लिए यहां से लिखा जाएगा। इसके बाद ये जो होता है तीसरी पट्टी के लिए होता है, तो 10⁻6 तीसरी पट्टी में ध्यान दीजिए, ये किसके लिए होगा, नीले के लिए होगा, यानी कि यहां पर आप लिखेंगे नीला। इसके बाद ध्यान दीजिए 10%, 10% जो होता है ये चांदी के लिए होता है। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, यानी कि बाएं से दाएं का वर्णक्रम आपका क्या हो गया, पीला, हरा, नीला, चांदी। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए, जो इसका पहला विकल्प दिया गया है पीला, हरा, नीला, चांदी, यानी कि यहां पर जो है इसका विकल्प नंबर 1 जो है सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, इसका क्वेश्चन नंबर गा, इसमें यहां पर दिया गया है कि 10 ओम प्रतिरोध तथा 10 हेनरी स्वप्रेरकत्व की एक कुंडली 50 वोल्ट की एक बैटरी से जोड़ी गई है, कुंडली में संचित ऊर्जा है। तो यहां पर ध्यान दीजिए 10 ओम प्रतिरोध, इसको हम लोग लिखते हैं R से, इसका मान दिया गया है 10 ओम। 10 हेनरी यहां पर आपको प्रेरकत्व दिया गया, यानी कि L का मान दिया गया आपको 10 हेनरी, और इसके अलावा 50 वोल्ट, V का मान आपको दिया गया है 50 वोल्ट, और इसमें आपको कुंडली में संचित ऊर्जा बतानी है, यानी कि U का मान आपको बताना है। तो सबसे पहले यहां पर आप ज्ञात करेंगे धारा, I बराबर सूत्र होता है V/R। V का मान आपको दिया गया है 50, R का मान 10, 10 से आप भाग करेंगे तो 10×5 = 50, यानी कि यहां पर आ जाएगा 5 एम्पियर, ये हो गई धारा 5 एम्पियर। अब इसके बाद ध्यान दीजिए, ऊर्जा ज्ञात करने के लिए सूत्र प्रयोग करेंगे, U बराबर ½ L/I², ये सूत्र होता है। इसमें मान रखेंगे तो 1/2, L का मान आपको दिया गया है 10, इसके अलावा I का मान ज्ञात किया गया है स्क्वायर, इतना हो जाएगा। 2 से आप इसको कैंसिल करेंगे तो 2×5 = 10, यहां पर ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 5×5 = 25, और गुणे 5, इसका गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 125। ऊर्जा ज्ञात कर रहे थे तो जूल, ये यहां पर इसका आंसर होगा, यानी कि आप ध्यान दीजिए, यहां पर भी जो इसका पहला विकल्प है 125 जूल, ये यहां पर सही हो जाएगा।
अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर घ। अब इसमें ध्यान दीजिए यहां पर लिखा है कि कागज की सीट पर एक स्याही का धब्बा है। यहां पर एक कागज की सीट है और उस पर जो है एक स्याही का धब्बा है। इसके लिए आप फिगर ध्यान दीजिए, जैसे कि मान लीजिए ये यहां पर जो है कोई कागज की सीट है और इसके ऊपर यहां पर जो है कहीं मान लीजिए ये स्याही का धब्बा है। फिर बताया जा रहा है कि धब्बे के ऊपर 6 सेंटीमीटर मोटा 1.5 अपवर्तनांक का कांच का गुटका रख दिया गया है। इस धब्बे के ऊपर जो है यहां पर एक कांच का गुटका रख दिया गया है। इस प्रकार से इसकी मोटाई दी गई है, इसको हम लोग मान लेते हैं कितनी है, x है। तो यहां पर जो है इसका अपवर्तनांक भी आपको बताया गया है 1.5 है। तो यहां पर धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन होगा। यहां पर आपको धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन बताना है। तो अब ध्यान दीजिए यहां पर इसको हम लोग मिला देते हैं क्योंकि ये दूरी कितनी है, x। अब मान लीजिए यहां पर कहीं कोई प्रेक्षक है, यानी कि यहां से कोई जो है देख रहा है इस धब्बे को, तो यहां पर इस पर खींच दीजिए एक अभिलंब। तो अब ध्यान दीजिए जब यहां से कोई इसे देखेगा तो इस प्रकार से ये दिखाई देगा। मान लीजिए इस वस्तु से यानी कि इस धब्बे से जो प्रकाश किरण आएगी तो वो ऐसे आएगी, यहां पर आएगी। तो ये कांच का था, यानी कि ये माध्यम कैसा है आपका, सघन, और बाहर का माध्यम कैसा है, वायु। तो यहां से जब प्रकाश किरण आएगी तो ध्यान दीजिए ये सघन से विरल में आ रही, तो इसका मतलब ये अभिलंब से दूर हटेगा। तो अगर इसको हम लोग पीछे की ओर बढ़ाएंगे तो इस प्रकार से यहां पर ये आके मिल जाएगा। इसका मतलब इसको यहां से जब देखेगा तो ये धब्बा यहां पर दिखाई देगा और इसकी दूरी हम लोग यहां से यहां तक की मान लेते हैं कितनी है, y है। तो अब इसके लिए ध्यान दीजिए एक सूत्र होता है n बराबर वास्तविक मोटाई और बटे आभासी मोटाई, ये सूत्र होता है। तो अब ध्यान दीजिए n यहां पर अपवर्तनांक होता है, इसका मान दिया गया है 1.5। वास्तविक मोटाई यानी कि जो इस कांच के गुटके की मोटाई आपको दी गई थी x, आभासी मोटाई यहां पर ये मान लीजिए कितनी है, y है। तो अब ध्यान दीजिए 1.5, ये दशमलव काटिए, यहां पर बटे में एक 0 बढ़ जाएगा यानी कि 10 आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए अगर इससे आप कैंसिल करेंगे तो यहां पर कितना आएगा, ध्यान दीजिए 5 3 15, 5 दूनी 10, इतना हुआ। x का मान आपको दिया गया है क्वेश्चन में 6 सेंटीमीटर, तो इसका मान हो जाएगा 6 बटे में हो जाएगा y। इसके बाद ध्यान दीजिए 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इस y का आप इधर गुणा करिए तो y बराबर 2 दूनी 4, तो ये y का मान आ गया। अब ध्यान दीजिए इसका आपको विस्थापन बताना है, यानी कि ये वाली दूरी आपको बताना है। तो यहां पर आप लिखेंगे धब्बे के प्रतिबिंब का विस्थापन, इसका आपको बताना है विस्थापन। तो ध्यान दीजिए टोटल मोटाई थी x, यहां से यहां तक की दूरी y, इसको घटा दीजिए तो x का मान था 6, y का मान है 4, और जब 6 से 4 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो अब आप यहां पर ध्यान दीजिए जो इसका विकल्प नंबर सेकंड दिया गया है इसमें 2 सेंटीमीटर, यानी कि धब्बे के प्रतिबिंब का जो विस्थापन होगा वो कितना हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहां पर इसका विकल्प नंबर सेकंड जो है सही होगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का अगला क्वेश्चन, इसमें यहां पर दिया गया है कि दो स्रोत कला संबद्ध होते हैं यदि वे तरंगे उत्पन्न करती हैं। यहां पर लिखा है एक समतल तरंगदैर्घ्य की, इसके अलावा एक समान वेग की, एक समान आवृत्ति की, इसके अलावा नियत कलांतर की। तो यहां पर जो इसका पहला विकल्प दिया गया है यानी कि एक समतल तरंगदैर्घ्य, एक समतल तरंगदैर्घ्य, ये इसके अलावा जो इसका विकल्प नंबर 3 दिया गया है यानी कि एक समान आवृत्ति, एक समान आवृत्ति, और इसके अलावा जो विकल्प नंबर 4 दिया गया है यानी कि नियत कलांतर, नियत कलांतर की, ये तीनों यहां पर सही होंगे। याद रखिएगा आप लोग कि दो स्रोत जो है कला संबद्ध तब होते हैं जब उनके बीच कलांतर होता है वो नियत होता है। तो याद रखिएगा कि यहाँ पर दो तरंग स्रोत जो है वो कला संबद्ध तब होते हैं जब उनके बीच का कलांतर क्या होगा, नियत होगा। तो यहाँ पर जो है इसके ये तीनों विकल्प सही होंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का लास्ट क्वेश्चन, यहाँ पर इसमें पूछा गया है आपसे कि एक अर्धचालक डिवाइस
एक बैटरी तथा प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, यानी कि श्रेणी क्रम में जुड़ी हुई है। परिपथ में धारा प्राप्त होती है। यदि बैटरी की ध्रुवता उलट दी जाए तो परिपथ की धारा लगभग शून्य हो जाती है। डिवाइस यानी कि युक्ति हो सकती है शुद्ध अर्धचालक, पी टाइप अर्धचालक, एन टाइप अर्धचालक या फिर पीएन संधि डायोड। तो इसका जो विकल्प नंबर 4 दिया गया है यानी कि पीएन संधि डायोड, पीएन संधि डायोड, ये यहां पर सही होगा, यानी कि इसका विकल्प नंबर 4 यहां पर सही हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए खंड बा यानी कि क्वेश्चन नंबर 2। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया यहां पर है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों में चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। तो यहां पर जो है आपको वैद्युत चुंबकीय तरंगों, आप यहां पर लिखेंगे वैद्युत चुंबकीय तरंगों का कुल ऊर्जा घनत्व, कुल ऊर्जा घनत्व, इसका जो सूत्र होता है U बराबर हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप लिखेंगे B स्क्वायर बट्टे 2, यहाँ पर होता है म्यू नॉट। ये कुल ऊर्जा घनत्व का सूत्र होता है। इसमें जो ये वाला भाग होता है यानी कि ये भाग, इसे हम लोग बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। तो याद रखिएगा, इसे बोला जाता है वैद्युत क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। और जो ये होता है इससे बोला जाता है चुंबकीय क्षेत्र का औसत ऊर्जा घनत्व। जब इन दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कुल ऊर्जा घनत्व आ जाता है। यहाँ पर E जो है ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम है, B जो होता है ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम है, एप्सिलॉन नॉट जो होता है इसे हम लोग निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। और ये जो दिया गया है इससे बोला जाता है निर्वात की चुंबकशीलता। ये आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट दिया गया है इससे निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता, और जो आपको म्यू नॉट दिया गया है इससे हम लोग बोलते हैं निर्वात की चुंबकशीलता, चुंबकशीलता। इसके अलावा ये वैद्युत क्षेत्र का आयाम और बी जो होता है चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे बता सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का अगला क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर खा। इसमें लिखा है कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से विद्युतशीलता यानी कि एप्सिलॉन का विमीय समीकरण लिखिए। यानी कि आपको यहाँ पर विमीय समीकरण ज्ञात करना है विद्युतशीलता का। वो भी आपको बताया गया था कि आवेशों के मध्य लगने वाले विद्युत बल की सहायता से। तो अब ध्यान दीजिए सूत्र होता है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन और इसके बाद होता है Q1 Q2 बट्टे R स्क्वायर। तो अगर इसका मान हम लोग यहाँ से ज्ञात करें तो यहाँ से जब इसका मान ज्ञात किया जाएगा तो यहाँ पर दिया गया है ध्यान दीजिए F, तो ये आ जाएगा इसकी जगह पर, यानी कि ये आएगा यहाँ पर और F आएगा बटे में। तो यहाँ पर हो जाएगा ध्यान दीजिए ऊपर बचेगा Q1 Q2 बटे में यहाँ पर हो जाएगा 4 पाई, ये इधर बटे में आएगा तो F और इनटू में हो जाएगा R स्क्वायर। तो जब आप यहाँ पर इसका विमीय सूत्र लिखेंगे का विमीय सूत्र, तो यहाँ पर दिया गया है आवेश, आवेश का विमीय सूत्र होता है A T, ये भी है आपका आवेश, इसका भी हो जाएगा A T बट्टे 4 पाई, ये नियतांक है इसका विमीय सूत्र होगा नहीं। इसके बाद है बल यानी कि M L T की पावर -2, इसका हो जाएगा R, इसका हो जाएगा L स्क्वायर। इतना हो गया। यानी कि अब ध्यान दीजिए यहाँ पर इसे आप किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर ये A और ये वाला A मिलके हो जाएगा A स्क्वायर, T और T मिलके हो जाएगा T स्क्वायर बटे में है यहाँ पर M, इसके अलावा ये L और ये वाला L मिलके हो जाएगा L क्यूब और T की पावर -2। इतना हुआ। यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए जब M ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा M की पावर -1, अभी यहाँ पर +1 है, जब ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, जब इसको ले जाएंगे तो L की पावर -3 हो जाएगा, जब T को ऊपर ले जाएंगे तो -2 था, ऊपर जाने पर प्लस हो जाएगा, तो 2 और 2 मिलके कितना हो जाएगा 4। इसके अलावा यहाँ पर है A की पावर 2, तो ये यहाँ पर जो है इसका विमीय सूत्र ज्ञात हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का अगला क्वेश्चन, इसमें पूछा जा रहा है कि परस्पर लंबवत रखे हुए
वैद्युत क्षेत्र यानी कि सदिश E एवं चुंबकीय क्षेत्र यानी कि B में एक इलेक्ट्रॉन बिना विक्षेपित हुए सीधे गति करता है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र जो है E तथा B के पदों में लिखिए। तो यहाँ पर जो है आपको इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र लिखना है। इलेक्ट्रॉन के वेग का सूत्र यानी कि V बराबर E बटे B, E और B के रूप में लिखना है। तो सूत्र होता है V बराबर E बटे B यानी कि वैद्युत क्षेत्र का आयाम बटे चुंबकीय क्षेत्र का आयाम। इस सूत्र का प्रयोग करके आप यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन का वेग ज्ञात कर सकते हैं। अब इसके बाद ध्यान दीजिए इसी का अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा है कि ध्रुवण कोण का मान क्या होगा जब आपतित अध्रुवित प्रकाश किरण जो है √3 अपवर्तनांक वाले पदार्थ से परावर्तित होकर पूर्णतः ध्रुवित हो जाए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए अपवर्तनांक दिया गया है n बराबर √3 और यहाँ पर जो है आपको ध्रुवण कोण बताना है। ध्रुवण कोण को हम लोग लिखते हैं IP से, इसका मान ज्ञात करना है। सूत्र होता है n बराबर tan IP। तो n का मान लिखेंगे यहाँ पर √3 बराबर में हो जाएगा tan IP। √3 जो मान होता है ये मान होता है tan 60 अंश का। तो tan 60 अंश इसकी जगह पे लिखेंगे, इधर हो जाएगा tan IP, दोनों तरफ tan आ गया तो इसका मतलब IP बराबर आ जाएगा 60 अंश। ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप यहाँ पर इसे सॉल्व करेंगे। अब इसके बाद ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर है कि हाइड्रोजन परमाणु की प्रथम कक्षा के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। इसकी तीसरी कक्षा की ऊर्जा क्या होगी? यहाँ पर आपको तीसरी कक्षा की ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो आप यहाँ पर लिखेंगे nवीं कक्षा की ऊर्जा, इसका सूत्र होता है En बराबर -13.6 बटे n², ये सूत्र होता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए इसमें हम लोग मान रखेंगे तो तीसरी कक्षा की बात हुई यानी कि n का मान आप कितना रखेंगे 3। तो यहाँ पर हो जाएगा 13.6 3 का स्क्वायर यानी कि E3 बराबर -13.6, यहाँ पर 3 त्रिक का 9, इतना आ जाएगा। जब इससे आप भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए माइनस, यहाँ पर 9 से भाग करेंगे 9 एकम 9, इतना हो जाएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए यहाँ पर दशमलव लगाए, दशमलव लगा दीजिए। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए यहाँ पर 13 था और यहाँ पर आपने लिखा है 9 एकम 9 यानी कि 4 बचेगा और ये 6 यानी कि हो जाएगा 46। तो जब 9 से भाग करेंगे तो 9 पचे 45, फिर यहाँ पर कितना आ जाएगा 1, दशमलव लगाया हुआ है तो 0 बढ़ा देंगे तो फिर कितना आएगा 9 एकम 9 यानी कि लगभग मान लीजिए कि -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये यहाँ पर जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश के विवर्तन से आप क्या समझते हैं, यानी कि यहाँ पर आपको प्रकाश के विवर्तन के बारे में बताना है। तो प्रकाश का विवर्तन, इसके लिए आप पहले फिगर ध्यान दीजिए। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कोई एक छिद्र दिया गया है, इस प्रकार से एक सूक्ष्म छिद्र दिया गया है। यहाँ पर कहीं पर जो है प्रकाश स्रोत रखा हुआ है। तो जब यहाँ से किरण आएगी तो ध्यान दीजिए इस किरण को ऐसे जाना चाहिए, लेकिन ये किरण ऐसे ना जाकर इस प्रकार से जाएगी, यानी कि ये जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं यहाँ पर प्रकाश का विवर्तन। यहाँ पर याद रखिएगा यहाँ पर क्या दिया गया था आपको, सूक्ष्म छिद्र, और इसके अलावा मान लीजिए प्रकाश स्रोत आपका यहाँ पर था। यही किरण जो है किसी तीक्ष्ण किनारे से होकर जा रहे, तब भी ये जो है अपने मूल पथ से विचलित हो जाएगी। याद रखिएगा अगर ये तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरेगी तब भी जो है मूल पथ से विचलित हो जाएगी। इस घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का विवर्तन। यानी कि आप बताएंगे कि जब प्रकाश किरण, याद रखिएगा कि जब प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे से होकर गुजरती है तो वह आंशिक रूप से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। तो आप यहाँ पर लिखेंगे जब प्रकाश किरण किसी सूक्ष्म छिद्र अथवा तीक्ष्ण किनारे
से होकर गुजरती है, से होकर गुजरती है, तो वह आंशिक रूप से अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, विचलित हो जाती है। इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। इस प्रकार से जो आप यहाँ पर इसे परिभाषित कर सकते हैं। तो बाकी के क्वेश्चन मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। धन्यवाद।